नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि शिक्षा का मतलब बस किताबें खोलना और रटते जाना है। लेकिन आज हम सीखने की उस छिपी हुई बायोलॉजिकल नींव के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हमारे ब्रेन की असली कार्यप्रणाली के बारे में, जिसकी चर्चा स्कूलों में शायद ही कभी होती है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं और इस दिलचस्प विज्ञान को समझते हैं। बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठा दी गई है। जो जितने ज्यादा घंटे पढ़ेगा उसके मार्क्स उतने ही शानदार आएंगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा होता है? क्या रात रात भर जागकर लगातार 10-10 घंटे रट्टा मारने से कोई गारंटी मिलती है कि रिजल्ट बेहतरीन ही होगा? आज हम इसी बड़े मिथक को तोड़ेंगे और ये समझेंगे कि क्यों सिर्फ किताबों का बोझ बढ़ा देना या वॉल्यूम ऑफ स्टडी सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। बरसों पुरानी मान्यता तो यही कहती है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, लेकिन न्यूरोसाइंस की असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि सीखना इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि कितनी किताबें पढ़ी जा रही हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि उस वक्त दिमाग की स्थिति यानी ब्रेन स्टेट कैसी है। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग अलग नतीजे ला सकते हैं, और इसका सीधा सा कारण उस वक्त उनके दिमाग की बायोलॉजिकल स्थिति होती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझते हैं। असल में सीखना किसी किताब के पन्नों पर नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच होने वाली एक बेहद जटिल बातचीत है। ध्यान लगाना, जानकारी को दिमाग में एनकोड करना और फिर उसे पक्का करना, ये सब एक चेन की तरह काम करता है। अगर दिमाग के इस नेटवर्क का एक भी बायोलॉजिकल तार टूट जाए तो याददाश्त पूरी तरह से धोखा दे जाती है। बस यही वजह है कि महीनों की जबरदस्त तैयारी के बाद भी अक्सर एग्जाम हॉल में पेपर सामने आते ही सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो आखिर एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ भूल जाने की इस बायोलॉजिकल वजह के पीछे छिपा क्या है? इसके पीछे है हमारे शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। इसे शरीर का एक मास्टर स्विच मान लीजिए। यही स्विच तय करता है कि दिमाग तनाव और पैनिक के मोड में काम करेगा या फिर शांति से सीखने और खुद की मरम्मत करने वाले मोड में। और दुर्भाग्य से असेसमेंट या एग्जाम से ठीक पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मास्टर स्विच गलत दिशा में ही ऑन हो जाता है। इस नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से दो मोड होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक डोमिनेंस, जिसे पैनिक मोड या लड़ो या भागो वाली स्थिति कहा जा सकता है। जब दिमाग इस तनाव वाले मोड में होता है तो वो पहले से याद की गई जानकारी को वापस ला ही नहीं पाता। दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो कि कुछ भी नया सीखने के लिए एकदम परफेक्ट स्थिति है। सीधी सी बात है, जब तक दिमाग उस पैनिक मोड में फंसा रहेगा तब तक घंटों की गई उस भारी भरकम पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें वक्त पर याद ही नहीं आएंगी। तो फिर तनाव के इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है प्राणायाम के विज्ञान की। इसे कोई रहस्यमयी या जादुई चीज बिल्कुल ना समझें। दरअसल ये एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक रूप से प्रमाणित बायो हैक है। प्राणायाम सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन वेव्स और न्यूरोकेमिकल बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये एक झटके में उस मास्टर स्विच को फ्लिप कर देता है और दिमाग को तुरंत उस लर्निंग रेडी स्थिति में ले आता है जिसकी हर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, अपनी सांसों को कंट्रोल करने से पहले एक और बेहद अहम कदम उठाना होता है। अगर हम पतंजलि के अष्टांग पिरामिड को देखें तो उसमें शारीरिक आसन को प्राणायाम के ठीक नीचे बिल्कुल बेस या नींव में रखा गया है। यह हमारे प्राचीन ढांचे की गजब की बुद्धिमत्ता है। ये साफ बताता है कि मानसिक और सांसों का नियंत्रण हासिल करने से पहले शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत नहीं टिक सकती, बिल्कुल वैसे ही बिना स्थिर शरीर के मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि आसन असल में शरीर के अंदर जाके करते क्या हैं? जब आसनों के जरिए शारीरिक दर्द या असुविधा दूर होती है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, तो शरीर का ध्यान तकलीफों से पूरी तरह हट जाता है। जब शरीर एक स्थिर और आरामदायक अवस्था में आ जाता है तो वो बार बार दिमाग को डिस्टर्ब करने वाले सिग्नल भेजना बंद कर देता है। और यकीन मानिए, यही वो शारीरिक शांति है जो एक गहरी और अचूक एकाग्रता का रास्ता साफ कर देती है। खैर, अभी तक तो हमने एक अकेले स्टूडेंट के नजरिए से इस पूरी बायोलॉजी को समझा, लेकिन अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। हमें इन व्यक्तिगत आदतों से बाहर निकलकर एक बड़े और व्यापक संस्थागत ढांचे की ओर देखने की जरूरत है।
सोचने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली इन न्यूरोसाइंटिफिक सच्चाइयों को कैसे अपना सकती है। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में शिक्षा का भविष्य तय करने वाला है। दुनिया भर के कई एडवांस्ड एजुकेशन मॉडल पहले ही इस सूचनाएं रटने वाले पुराने सिस्टम को पीछे छोड़ चुके हैं। जरा अमेरिका के सोशल इमोशनल लर्निंग यानी SEL मॉडल, यूके और ऑस्ट्रेलिया के माइंडफुलनेस मॉडल और फिनलैंड व सिंगापुर की शानदार नीतियों को देखिए। इन सभी देशों ने मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस को अपनी शिक्षा के एकदम मूल ढांचे में शामिल कर लिया है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि सही मानसिक स्थिति के बिना कोई भी बेहतरीन शिक्षा देना बस एक सपना ही है। ये सब सुनने के बाद जहन में एक सवाल जरूर आता है कि एक आम स्कूल भला इसे अपने यहाँ कैसे लागू कर सकता है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और 5 स्टेप्स वाला ब्लूप्रिंट मौजूद है। शुरुआत होती है आवश्यकता के विश्लेषण से, फिर आती है ठोस स्कूल नीतियां बनाना। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल कदम है शिक्षकों को सही ट्रेनिंग देना। इसके बाद बच्चों के लिए साप्ताहिक सत्र आयोजित करना और आखिर में पूरे प्रोसेस का मूल्यांकन करना। ये ढांचा इस बात की गारंटी देता है कि ये वैज्ञानिक तरीके सिर्फ कागजों पर सिमट कर न रह जाए बल्कि असल जिंदगी में उतरें। इस योजना को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए कुछ बड़े नीतिगत बदलावों की भी सख्त जरूरत है, जैसे कि सेल और माइंडफुलनेस को सीधे तौर पर सिलेबस का हिस्सा बनाना, स्कूलों में काउंसलिंग सुविधाओं को बढ़ाना और स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स नीतियां सख्ती से लागू करना। इसके साथ ही खेलकूद और योग की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा शानदार और तनाव मुक्त माहौल तैयार करती हैं जहां पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि मजेदार अनुभव बन जाती है। तो अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। आधुनिक स्कूल शिक्षा के भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए इन प्राचीन और विज्ञान से साबित हो चुके उपकरणों को कितनी जल्दी अपना सकते हैं। सच तो ये है कि विज्ञान अपना काम कर चुका है और हर एक समाधान बिल्कुल हमारे सामने रखा है। अब हमें सिर्फ सूचनाएं नहीं चाहिए बल्कि जरूरत है एक असल शैक्षिक क्रांति की। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।